So hello everyone. I hope you all are doing good. So in previous video we have seen about collisions. वो किस तरह के collisions दो bodies के बीच में होंगे और क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट होगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. These two things we have seen in last video. तो इस वीडियो में अपन टाइप्स ऑफ कॉलिजन्स का पहला चीज़ जो कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है और उसी चीज़ को अभी आराम से डीपली अपन देखेंगे. तो मैंने बोला सपोज दो पार्टिकल्स हैं इस तरह के दो पार्टिकल्स हैं, एक m1 और एक m2. ये इनिशियली दैट इज बिफोर collision velocity was v1 and for second particle velocity is v2 and during collisions अपन उस चीज़ को नहीं देखेंगे. अब देखेंगे आफ्टर collision में क्या क्या चीज़ें होती है. तो ये मास m1 है मास है और ये मास m2 है. ये है बिफोर collision और ये है आफ्टर collision. तो मैंने बोला आफ्टर collision सपोज इसका वेलोसिटी कुछ v1 डैश है और इसका वेलोसिटी कुछ v2 डैश है. मैंने इस केस के लिए बोला था कि v1 इज ग्रेटर दैन v2 एंड हियर v2 डैश इज ग्रेटर दैन v1. सो इसके आधार पे अपन कुछ मैंने बोला था कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है then linear momentum will be conserved, that is conservation of linear momentum will be applied. And if non-conservative forces are equal to zero, that is if there is no friction there, then conservation of mechanical energy will also hold. तो मैं इन्हीं सब चीज़ों को लेके मैं कुछ एक्सप्रेशंस को फाइंड करना चाह रहा कि और क्या क्या हो सकता है. तो मैंने बोला सपोज कि एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस दोनों जीरो हैं. तो मैं दोनों इक्वेशंस को मैं अभी यूज करूंगा. तो अगर मैं सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज करूं सिर्फ, तो क्या होगा भाई, P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 विल बी इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. नाउ मैं क्या करूंगा, सारे m1 वाले को LHS में ले जाऊंगा और m2 वाले को RHS में. तो मैं क्या कर रहा, m1 v1 और इस चीज को LHS में दैट इज माइनस m1 v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v1 v2 सॉरी m1 v2. इस चीज को मैंने लेकर आएगा RHS में. अब मैं यहां से m1 को कॉमन लूंगा इसमें और m2 कॉमन लूंगा इसमें. तो जब मैंने कॉमन लिया m1 कॉमन, तो v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 कॉमन लूंगा तो v2 डैश माइनस v1 डैश. इसको मैंने माना फर्स्ट इक्वेशन. अब अगर मैं लूप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को भी कंसिडर करूं तो क्या होता कि इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, दैट इज बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन. दैट इज बिफोर कॉलिजन इट वाज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 dash square. Again we have seen that half will be cancelled out and we will again take the m1 coefficient to left side and m2 to right side. So it will be, मैं डायरेक्टली कर रहा m1 को कॉमन लेकर क्या करूंगा, v1 स्क्वायर माइनस दिस v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर है ना. इस चीज को कॉमन लूंगा तो ये बचेगा. ये है सेकेंड इक्वेशन. अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए और दोनों इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स हैं v2 डैश एंड v1 डैश, बिकॉज v1 और v2 अपन को पहले से मालूम होगा है ना भाई.
यहाँ पे v2 है ना, यहाँ पे v2 v2 it is v2. So now we will see that divide equation 2, sorry, equation 1 by 2. We will take equation 1 by equation 2. We will see that m1 v1 minus v1 dash will be equal to m2 v2 dash minus v2. It was first equation by m1 v1 square minus v1 dash square will be equal to m2 v2 dash square minus v2 square. Now we will see that m1 will be cancelled out, m2 will be cancelled out. So we have here v1 minus v1 dash upon v1 square minus v1 dash square, and here we have v2 dash minus v2 upon v2 dash square minus v2 square. तो यहाँ पे अपन एक मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज वो क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो अपन को ये चीज मालूम है, तो मैं इस चीज को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या बचेगा, v1 प्लस v1 डैश इंटू v1 माइनस v1 डैश. तो देखेंगे कि v1 माइनस v1 डैश ऊपर में भी है, तो वो कैंसल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस v1 प्लस v1 डैश विल बी इक्वल टू, अगेन यहाँ पे सिमिलरली है क्योंकि टर्म सेम ही है ना, v1 v2 डैश v2 डैश v2 डैश. तो अपन इस चीज को भी करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो a माइनस बी वाला टर्म ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, बस v2 डैश प्लस v2. ये अपन आ गया इक्वेशन 3. इसको इक्वेशन 3 नहीं मानेंगे, इसको अपन नेक्स्ट पेज में देखते हैं, इसको आगे कैलकुलेट करके. तो अगर मैं LHS को और RHS को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मेरे को मिलेगा, क्या, v1 प्लस v1 डैश विल बी इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश, है ना. अब मैं क्या करूंगा, देखो एक चीज को मैं कर रहा, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश. ये एक स्पेशल फॉर्मूला टाइप का मेरे पास आ गया है. क्यों ये फॉर्मूला है, अपन देखो यहाँ पे सपोज ये दो पार्टिकल था ना, बिफोर कॉल्यूशन ये था v1, ये था v2, और आफ्टर कॉल्यूशन क्या था भाई, v1 डैश और ये था v2 डैश. तो एक्चुअली अगर मैं बोलूं द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, ये कौन सा पार्टिकल ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो मैं बोलूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b will be equal to va minus vb, that is v1 minus v2, है ना भाई अपने पास ये चीज है. और relative velocity of b with respect to a is equal to what, v2 dash minus v1 dash, है ना भाई, जो कि अपने पास है. that means, और इस चीज को एक स्पेशल नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं velocity of approach, और इस चीज को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ऐसा क्यों बोलते, आप देख लो, इस केस में वेलोसिटी 1 v1 इज ग्रेटर देन v2, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, मींस कि फर्स्ट पार्टिकल, द ए पार्टिकल विल ओवरटेक बी पार्टिकल. दैट मींस द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज डिक्रीजिंग नाउ. And here the separation between A and B is increasing because the V2 dash is greater than V1 dash. So the separation between A and B here is increasing. That's why we are calling the velocity of separation. And here the separation between A and B is decreasing, and that's why we are calling the velocity of approach.
and we need to know that in perfectly elastic collision these two things are equal, that is before collision and after collision the velocity of approach is equal to velocity of separation, or the relative velocity of A with respect to B will be equal to relative velocity of B with respect to A. यहां पे अपन को एक मालूम पड़ता ना कि relative velocities between the two particles which are colliding are equal before the collision and after the collision, that is the velocity of approach is equal to velocity of separation. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसको आपको याद करना पड़ेगा फॉर जेई, फॉर नीट और फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये आपको याद करना पड़ेगा. अब इसी चीज में इस इक्वेशन को अपन मानते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं रब करता क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है. इस इक्वेशन को जो कि है ना v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. तो अपन पास 3 इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 दैट इज इक्वेशन 1 हियर. मैं इसको अलग कलर से अगर मैं लूं, इसको अलग कलर से मैं लूं तो क्या होगा, ये एक इक्वेशन है मेरे पास, ये दूसरा इक्वेशन है मेरे पास, और एक तीसरा इक्वेशन ये अभी निकल के आया है, ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन. सो वी हैव 3 इक्वेशंस और इसी तीनों इक्वेशन से अपन को फाइंड करना होगा v1 डैश और v2 डैश का वैल्यू. किस तरीके से अपन फाइंड करेंगे जरा देख लेते हैं. तो ये प्योर मैथमेटिक्स है, अभी सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स है. तो मैंने क्या बोला, एक काम करो, इक्वेशन 3 में m2 को मल्टीप्लाई कर दो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, तो इक्वेशन 3 कौन सा था भाई, इक्वेशन 3 क्या था, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश. तो m2 करूंगा तो क्या होगा, m2 इंटू v1 माइनस v2 इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस v1 डैश. तो ये क्या हो गया, ये m2 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v1 डैश. ठीक है, मेरे पास ये एक इक्वेशन एक आ गया. और दूसरा इक्वेशन क्या था, मैंने क्या बोला था, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन से. तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा था भाई, फर्स्ट इक्वेशन कौन सा था देख लो जरा सा पीछे में जाके. फर्स्ट इक्वेशन कौन सा था अपन का, ये वाला ना, m1 v1 माइनस m1 v1 डैश है ना, इसको अपन देखेंगे. तो मैंने क्या किया देख लो भाई, इक्वेशन 1 कौन सा था, इसको अलग कलर से ले लो भाई. तो इक्वेशन 1 अपन का था m1 v1 माइनस m1 v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2, और इसको करना है अपन को सब्ट्रैक्ट. तो मैं एक्चुअली कर क्या रहा ना, सिंपली ये जो m2 मल्टीप्लाई कर रहा, ये सब क्यों कर रहा, मैं चाह रहा ना कि v1 डैश और v2 डैश में से कोई एक टर्म कैंसिल हो जाए. तो यहां पे देखो m2 v2 इसको कर दिया मैंने माइनस, प्लस प्लस माइनस. ये मैं क्यों कर रहा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करा ना, ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन. तो जब माइनस करूंगा मैं तो ये टर्म माइनस हो जाएगा, ये टर्म प्लस, माइनस प्लस. तो देखो यहाँ पे ये चीजें कैंसिल हो गया. यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ पे क्या बचा, v1 कॉमन ले लो, क्या बचा m2 माइनस m1. और यहाँ पे क्या बचा भाई, मैंने मिस्टेक किया कोई, क्या मैंने कोई मिस्टेक किया, कोई बात नहीं ना, देख ही लेते हैं.
कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे v1 डैश को v1 डैश और कौन सा बचा हुआ है, ये बचा हुआ है ना v1 डैश। ओके, जिसको इस तरफ ही लेके आ सकते थे, पर कोई बात नहीं, अभी कर भी सकते, कुछ भी कर सकते। तो यहाँ पे क्या बचा भाई, माइनस m2v2 प्लस m1v1 डैश इज इक्वल टू, क्या बचा यहाँ पे, m2 ले लो कॉमन लो, क्या क्या बचेगा, v2 माइनस v1 डैश। ये बचा है मेरे पास, तो कुछ तो मिस्टेक हो रहा, कोई बात नहीं। इस m2 को भी यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, किस तरीके से लेंगे, दैट इज दिस v1 डैश वी हैव टू फाइंड। सो मैं करूँगा, इसको ले आऊँगा, फिर इसको ले आऊँगा आरसीएस में, तो क्या बचेगा, v1 m2 माइनस m1 इज इक्वल टू प्लस ये टर्म, इस टर्म को भी चले जाओ राइट साइड में, तो क्या बचेगा, m2 v2, इस टर्म को लिख रहा मैं m2 v1 डैश माइनस में है, और इसको लेके आऊँगा इधर में, तो क्या बचेगा, माइनस m1 v1 डैश, इसको ले आऊँगा तो प्लस m2 v2। तो ये टर्म दो बार हो गया, और इस चीज़ को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा भाई, आगे देख लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू v1 m2 माइनस m1, यही था ना, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 2 m2 v2, this 1 m2 v2 and this is 2 m2 v2, so 2 m2 v2 माइनस v1 डैश को कॉमन लूंगा मैं, और क्या बचेगा, v1 डैश को मैंने इसमें से कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पे भाई, माइनस करके, तो m2 प्लस m1 है ना, m2 प्लस m1 यहाँ बचेगा m2 प्लस m1। अब इस इक्वेशन से मेरे को v1 डैश मालूम पड़ जाएगा, तो v1 डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 m2 v2 बाय दिस m1 प्लस m2 माइनस, और प्लस भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, माइनस दिस v1 m2 माइनस m1, ठीक है क्या, सही है, बाय m1 प्लस m2, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 m2 v2 बाय m1 प्लस m2 प्लस v1 m1 प्लस m2, नहीं m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ v1 डैश। सो इस तरीके से कैलकुलेशन, ये एक प्रूफ है जस्ट, अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपको पूछ दे कि दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 डैश, तो आपको इतना कुछ करने के बाद v1 डैश का वैल्यू आएगा, तो इसको आपको याद रखना है। एंड फॉर जेई एंड फॉर नीट आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ताकि तुरंत इक्वेशन सॉल्व हो सके। और v2 डैश को फाइंड करने के लिए, टू फाइंड v2, सिमिलर थिंग्स अपन सेम चीज़ों को अपन यूज करेंगे, और किस तरीके से यूज करेंगे, अब मैं क्या करूंगा ना, इक्वेशन थ्री में अब मैं m1 मल्टीप्लाई करूंगा एंड देन सब्ट्रैक्ट विथ इक्वेशन 1। तो मैं क्या कर रहा है एक्चुअली ना, किसी एक टर्म को वहां से डिलीट कर रहा, तो जब मैंने m2 मल्टीप्लाई किया तो v2 डैश वाला टर्म कैंसल आउट हो गए, और जब मैं m1 अगर जब करूंगा तो v1 डैश वाले टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से करने के बाद मैं क्या करूंगा, दिस m1 v1 माइनस m1 v2 इज इक्वल टू m1 v2 डैश माइनस m1
v1 dash. This was the equation 3 multiplied into m1 और इक्वेशन 1 क्या है भाई, तो वो था m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब इसमें देखो भाई ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ना v1 डैश वाला, सॉरी यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो देखो यहाँ पे ये टर्म कैंसल आउट हो गए। फिर इसमें से अपन को v1 डैश सॉरी ये टर्म कैंसिल हुआ, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, तो दिस v2 डैश विल बी इक्वल टू इनटू m1 प्लस m2 यहाँ बचा, और इस साइड क्या बचा भाई, यहाँ क्या बचा 2 m1 v1, और यहाँ पे क्या बचा v2 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा m2 माइनस m1। सो दिस v2 डैश इज इक्वल टू 2 m1 v1 by m1 plus m2 plus v2 m2 minus m1 by m1 plus m2. So we have find v1 dash and v2 dash, that is the individual velocities of particle after collision. तो ये सब चीजें अपन देखा परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन्स में, लेकिन इसमें कुछ कुछ अपन को स्पेशल के केसेस देखने पड़ते हैं। कब कब स्पेशल केसेस देखना पड़ेगा, तो मैं इसको समराइज एक तरह से कर दूं तो आपको मालूम पड़ जाए अच्छे तरीके से। तो मैंने बोला कि अगर दो पार्टिकल्स हैं, दोनों पार्टिकल्स किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वो बीच में कहीं पे कोलाइड किए हैं, तो कॉलिजन के बाद दोनों पार्टिकल्स का वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगा, v1 डैश और v2 डैश। और जब एक्सटर्नल फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो हैं तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोथ विल होल्ड। अब इसके बाद मैंने कुछ इक्वेशंस फाइंड करके एक बहुत ही बेहतरीन इक्वेशंस पे आया, और उसको बोलते थे ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ये चीजें, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद फिर कुछ कुछ और कैलकुलेशन करके अपन फाइंड किए वेलोसिटीज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन। दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कॉलिजन। उसके बाद फिर अपन ने फाइंड किया वेलोसिटी ऑफ बी, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कॉलिजन। तो इस तरीके से ये सब फाइंड हुआ, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल केसेस अपन को देखने पड़ते हैं। तो जब बात करूं केस 1 का, केस 1 है जब m1 इज फार बिगर देन m2, दैट इज ये कुछ इस तरह का है कि m1 जो है ना बहुत बड़ा है और m2 बहुत छोटा है, कुछ इस तरीके का। तो अगर जब मैं बात करूं उसका इनिशियल वेलोसिटी v1 है और इसका v2 है सपोज, ठीक है। तो जब मैं फाइंड करूं v1 डैश का वेलोसिटी फाइंड करूं तो क्या होगा v1 डैश इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस इक्वेशन में आप देखो, ध्यान से सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भी बहुत ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि m1 बहुत बड़ा है, मतलब वो इन्फानाइट के लगभग है और ये लगभग जीरो के आसपास में है ना। कंपैरेटिवली अगर देखो तो ये इन्फानाइट है और ये जीरो है, तो तुम देख लो भाई इस चीज में। अब जीरो है तो तुम जीरो को किसी चीज से भी डिवाइड कर लो, वो क्या आएगा, दैट इज दिस m2 बाई m1 प्लस m2, ये लगभग इक्वल टू जीरो ही आएगा। क्यों आएगा जीरो भाई, क्योंकि m2 बहुत छोटा है और m1 यहाँ पे बहुत बड़ा है और लगभग ये इन्फिनाइट है ना। तो इन्फिनाइट में तो कुछ भी ऐड कर लो वो तो इन्फिनाइट ही रहेगा, और तुम किसी नंबर को इन्फिनाइट से डिवाइड कर दो, क्या आएगा वो लगभग जीरो, तो ये क्या आएगा जीरो। और क्या क्या देखो, दिस m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2। अब देखो भाई किसी में मैंने क्या बोला कि m1 इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट में कुछ भी ऐड कर दो क्या आएगा, ये m1 ही आएगा ना।
और उस नंबर में कुछ भी माइनस कर दो, क्या आएगा, m1 ही आएगा। तो ये लगभग आएगा, तो ये लगभग 1 के बराबर हो गया। दैट मीन्स दिस v1 डैश इज इक्वल टू v1। मीन्स कि अगर फर्स्ट पार्टिकल बहुत बड़ा है तो उस फर्स्ट पार्टिकल के वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। दैट इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मास m1। m1 वाले मास का वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जिस वेलोसिटी से वो जा रहा था उसी वेलोसिटी से वो लगभग अभी भी जाएगा, क्योंकि सेकंड पार्टिकल का जो मास है ना वो बहुत छोटा है। इसका एग्जाम्पल ले लो, तुम एग्जाम्पल ले लो। सपोज कि तुम एक ट्रक से कोई एक ट्रक जा रहा था सामने से, और सामने एक साइकिल से वो टकरा गया। तो ट्रक का मास बहुत ज्यादा है और साइकिल का मास कंपैरेटिवली टू ट्रक बहुत छोटा है। तो आप देखते भी होंगे कि अगर ट्रक और साइकिल में जब टक्कर हो तो वो ट्रक का वेलोसिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो मारेगा और वो चलता जाएगा, वो है ना। तो वो सेम केसेस यहाँ पे भी होता है कि वो इसी कारण से होता है कि फर्स्ट मास का वेलोसिटी इतना ज्यादा है, फर्स्ट मास का मास इतना ज्यादा है कि उसका वेलोसिटी में कोई फर्क ही नहीं आएगा आफ्टर कॉलिजन। और जब मैं सेकेंड पार्टिकल का बात करूं, दैट इज v2 का बात करूं, v2 डैश का बात करूं, तो v डैश टू क्या होता है, 2m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2 इंटू v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगेन क्या तुम देख लो भाई, अगेन ये क्या होगा, सेम चीज है यहाँ पे भी होगा ना। m1 बहुत बड़ा है, m1 बहुत बड़ा, इन्फानाइट है यहाँ पे, m1 बहुत बड़ा है। तो तुम यहाँ पे देख लो, अगर सपोज दिस m1 बाई m1 प्लस m2, ये लगभग क्या आएगा भाई, ये तो m1 तो ऊपर में है ही, नीचे में तुम इन्फानाइट में कुछ भी हटो क्या होगा, ये m1 ही आएगा। तो ये लगभग आ जाएगा 1, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, 2v1 आएगा। और यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे देख लो m1 बहुत बड़ा है, ये भी, तो ये भी लगभग आ जाएगा 1 के आसपास, तो माइनस v2, दैट इज v2 डैश इज इक्वल टू 2v1 माइनस v2, कुछ ये उसका वैल्यू में आएगा। देयरफॉर कि जब हैवियर पार्टिकल किसी स्मॉलर पार्टिकल से टकराए तो उसका वेलोसिटी में कोई भी फर्क नहीं आएगा, है ना। और अगर सेकेंड पार्टिकल जो कि छोटा वाला पार्टिकल है, लाइटर पार्टिकल है, अगर वो लाइटर पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है, दैट इज v2 इज इक्वल टू 0, है ना। अगर if v2 is equal to 0, that is lighter particle is in rest, suppose initially, ये initially का बात कर रहा मैं, बिफोर कॉलिजन का बात कर रहा मैं, तो क्या होगा फाइनल वेलोसिटी उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा भाई, 2v1, दैट इज अब उसका वेलोसिटी डबल रफ्तार से वो भागेगा। और आप ये बिल्कुल एक्सपीरियंस भी किए होंगे कभी। सपोज मैंने क्या बोला अभी, क्या बोला, ट्रक और साइकिल का एग्जांपल दिया। तो तुम देख लो ना, अगर तुम एक काम करो, तुम एक साइकिल को कहीं पे खड़ा कर दो और इधर से एक ट्रक को स्पीड मिलाओ, तो तुम मालूम है ना स्पीड, ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा हैवी है, और साइकिल बहुत ज्यादा लाइट है। तो जब उन दोनों में जब कॉलिजन होगा तो आप देखोगे कि ट्रक का वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो साइकिल रेस्ट पे था वो डबल वेलोसिटी से वो कभी वो सामने की तरफ फेंका जाएगा, कभी वो इधर की तरफ जाएगा, मूव करेगा। मतलब कि जो लाइटर पार्टिकल है जो कि इनिशियली रेस्ट पे था, वो डबल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, उस डबल वेलोसिटी से वो मूव करता है। अगर सपोज ट्रक का वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था, तो वो हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ही जाएगा। लाइटर पार्टिकल से कॉलिजन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन लाइटर पार्टिकल जो है ना, वो पहले 0 था, लेकिन अब वो करेगा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये है कंसेप्ट कॉलिजन का, जो कि आप देखते भी हैं कभी कभी अपने रियल लाइफ में। तो मूव करते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या है भाई,
केस 2 क्या है, मैंने बोला दिस m2 इज नाउ फार बिगर देन m1। अब मैं क्या कर रहा, अब मैं साइकिल को टक्कर मार रहा ट्रक से। मैंने पहले क्या किया था, पहले मैंने ट्रक को पहले चलाया था स्पीड में और उसको जाकर मारा साइकिल में, लेकिन अब मैं साइकिल से मारूंगा ट्रक में। अब देखो अब क्या होता, अब क्या है, फर्स्ट पार्टिकल बहुत छोटा, सेकंड पार्टिकल बहुत बड़ा, ये है m2 और ये है m1। इसका वेलोसिटी क्या है v1, इसका वेलोसिटी क्या है v2। अब देखो भाई ध्यान से, तो v1 डैश का जो वैल्यू होगा, v1 डैश का जो वैल्यू होगा वो क्या था, v1 डैश का वैल्यू क्या होता था, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 v2 बाई m1 प्लस m2। अब तुम देखो सेम केसेस में यहाँ पे भी अब ये अप्लाई करूंगा, देख लो भाई। तो ये जो वैल्यू है m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2, अब तुम देखो कि ये लगभग क्या आएगा भाई, कि किसी पार्टिकल में से बड़ा मास में से छोटा मास को सबट्रैक्ट करो, क्या आएगा, ये माइनस m2 ही आएगा लगभग, और इसका क्या होगा, ये m2 ही आएगा, तो ये लगभग आ जाएगा -1। सही है क्या, ये -1 आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस v1। ठीक है, और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देख लो 2m2 बाई m1 प्लस m2, तो m2 तो बहुत बड़ा है, ये तो आएगा 2m2 और नीचे में भी लगभग m2 ही आ जाएगा, तो ये क्या आएगा 2, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 2v2, है ना। अब तुम देख लो भाई, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। अब ये जो कंसेप्ट आने वाला ना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है। और v2 डैश का वैल्यू क्या होगा, मैं थोड़ी देर बाद में आता, पहले v2 डैश का वैल्यू फाइंड कर लेता पहले मैं। v2 डैश का वैल्यू क्या होता था, इक्वल टू 2m1 v1 बाई m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v2। अब देख लो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, मैं यूज करूंगा। क्या बोला मैंने, यहाँ पे क्या है 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये लगभग, ये क्या होगा भाई m2 ही है, ये लगभग तो m2 ही आएगा। और ऊपर में क्या है, बहुत छोटा पार्टिकल है, दैट इज इनफाइनाइटली जीरो, और ये क्या है इनफाइनाइट, तो क्या आएगा भाई, ये जीरो ही आएगा। जीरो माइनस, यहां देख लो ये क्या आएगा, अगर माइनस को तुम कॉमन लो यहाँ पे, तो ये तो कॉमन ही है, तो m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2, ये क्या आएगा लगभग, मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या, m1 माइनस m2 दैट इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, यहाँ तो माइनस ही है, ये लगभग क्या आएगा माइनस m2 आएगा लगभग, और यहाँ पे क्या आएगा m2, तो क्या बचा -1, और -1 इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस v2, दैट इज। अब देखो अभी दो केसेस अपन को मान पड़ा ना, v2 डैश इज इक्वल टू v2, मतलब अगर लाइटर पार्टिकल हैवियर पार्टिकल से टकराए किसी भी तरीके से, तो हैवियर पार्टिकल का वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है ना, मालूम पड़ा आपको, जो कि पहले केस में भी देखे थे। सेकंड केस में भी आपको मालूम पड़ा कि हैवियर पार्टिकल अगर आगे है तो भी हैवियर पार्टिकल के वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो लाइटर पार्टिकल है उसका क्या होगा, अगर मैं सपोज इफ दिस v2 इज इक्वल टू 0, मैंने क्या बोला, ट्रक अभी रेस्ट पे है, फिर क्या होगा, तो ये जो v1 डैश है ना, ये माइनस v1 है, मतलब वो उल्टा सेम स्पीड से पीछे की तरफ बाउंस बैक करेगा, जो कि रियलिटी में आप लोग नहीं देखते, क्योंकि आपको देखोगे साइकिल जाके वो उसी में टकरा जाएगा, घुस जाएगा। लेकिन आप बात करो कि आपने एक बॉल लिया है ना, स्पॉन्ज वाला बॉल लिया, जो कि परफेक्टली इलास्टिक है, आपने एक बॉल लिया और आपने एक किसी दीवार पे मारा, क्या होगा, दीवार का मास बहुत ज्यादा है और बॉल का मास कंपैरेटिवली टू द बॉल इज वेरी स्मॉलर, दैट इज वेरी लाइटर। तो क्या होगा कि जब भी बॉल उस दीवार से टकराएगा तो वो सेम वेलोसिटी से बाउंस कर जाएगा, समझ में आया, सेम वेलोसिटी से बाउंस कर जाएगा। और सेकंड
वेलोसिटी और हैवियर पार्टिकल का वेलोसिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं। सपोज मैंने क्या बोला, दो केस लिया ना, एक लिया भारी वाला पहले और लाइट वाला बाद में, और एक लिया लाइट वाला पहले और भारी वाला बाद में, ठीक है। तो मैंने बोला बोथ केसेस में हैवियर पार्टिकल विल हैव नो चेंज इन वेलोसिटी, उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इस केसेस में ये जो v2 डैश होगा ना, लेकिन इस केस में v2 डैश विल बी डबल्ड ऑफ v1। पहला सेकंड पार्टिकल डबल वेलोसिटी के साथ आगे वो बढ़ेगा, लेकिन इस केस में क्या था, दिस v1 डैश दैट इज अ लाइटर पार्टिकल विल मूव विद द सेम वेलोसिटी बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज इट विल बी बाउंस बैक। तो ये था कुछ टर्म परफेक्टली इलास्टिक का, जब मासेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, मतलब एक का मास बहुत ज़्यादा एक का मास बहुत कम। लेकिन कभी कभी ना, तो कभी कभी जब केस 3 लेते हैं, कभी कभी दोनों मासेस इक्वल हो गए, सपोज दोनों मासेस इक्वल हो गए, फिर क्या होगा भाई, तो फिर क्या होगा, तो तुम देख ही लो ना, v1 डैश इज इक्वल टू वट, 2m1 v1 by m1 plus m2 is minus m1 minus m2 into v2 upon m1 plus m2। तो जब m1 minus m2 m1 और m2 सेम है, तो m1 इक्वल टू m2, सपोज इट इज इक्वल टू m, ठीक है। तो m1 माइनस m2 क्या होगा भाई, तो जीरो ही होगा ना, तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो, और ये टर्म क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 2m, और 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा भाई, क्या बचेगा, v1, दैट इज, ये गलती किया मैंने यहाँ पे, ओह सॉरी, दिस इज v2 एंड दिस इज v1, so this will be v2, मतलब v1 dash will be equal to v2, and for v2 dash का फॉर्मूला क्या होता था, 2 m1 v1 by m1 plus m2 minus m1 minus m2 by m1 plus m2 into v2। तो अब देखो सेम चीज है ना, m1 और m2 दोनों सेम है, तो ये टर्म तो हो गया जीरो, तो क्या बचेगा, दिस v2 डैश विल बी इक्वल टू v1, दैट इज if masses are same then two particles will exchange their velocities। कैसे भाई, अभी तो मैंने फाइंड किया ना, दिस v1 डैश विल बी इक्वल टू v2 एंड v2 डैश विल इक्वल टू v1, जो कि अभी मैंने फाइंड भी किया है ना, दिस इज v1 डैश इक्वल टू v2 and v2 dash is equal to v1। so if the masses are same then the two particles will exchange their velocities। तो ये था कुछ किस्सा परफेक्टली इलास्टिक सॉल्यूशंस का। अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक सॉल्यूशन के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू।